गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले जनरल अवेयरनेस, ये हमारी टेस्ट सीरीज 3 होगी और इसमें सामान्य ज्ञान की तीसरी वीडियो होगी हमारी। तो यूपी ट्रिपल एससी टेट 2022 के लिए स्पेशल एडिशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर। जैसे बाबर के बाद में हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 बड़े शासक हुए हैं। उसके बाद में जो मुगलों के पतन में थे तो वो 11 उत्तराधिकारी और बने हैं। मुगलों के पतन में पढ़ा जाएगा। तो मुगलों का प्रथम बादशाह कौन था? बाबर, यानी कि ये मुगलों का संस्थापक भी कह सकते हैं, फाउंडर, संस्थापक। इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था सन 1526 में। ये किसके विरुद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध? इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सन 1526 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये कल की वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल। इसका जो पहला मंडल और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में लिखे गए थे। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल ये एनोनोमस, यानी कि इसके लेखक कौन है पता नहीं हो। और 10वां जो 9वां मंडल है ये सोमरस यानी कि सोम ऋषि को समर्पित है। तो सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में विभाजित है? अब ये अबुल फजल ये इतिहासकार थे, अकबर के दरबारी लेखक और अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अकबरनामा कितने खंडों में है? 3 खंडों में विभाजित है। तो जो पहला खंड है, पहले खंड में तो अकबर से पहले के जो शासक हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, अकबर के पूर्व के, जैसे बाबर, हुमायूं, है ना, इनके बारे में उल्लेख है। और दूसरा जो इसका खंड है इसमें अकबर के बारे में लिखा हुआ है, अकबर। और तीसरा जो खंड है उसको आईने अकबरी कहा गया है, आईने अकबरी। क्वेश्चन आया हुआ है कि आईने अकबरी के नाम से इसकी कौन सी जिल्द या भाग जाना जाता है? तो तीसरा भाग, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, उस तीसरे भाग को कहते हैं। उसमें अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। आईने अकबरी किसमें? फारसी भाषा में, यानी कि अकबरनामा। नंबर 4, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। देखना, दलितों के उत्थान के लिए जो सबसे पहले कार्य किया है ज्योतिबा फुले जी ने किया है। और उनके बाद में अम्बेडकर जी ने, फिर गांधी जी ने। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। इन्होंने किताब लिखी है गुलामगिरी। बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। गुलामगिरी दलितों के उत्थान के लिए लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो जैसे पाषाण काल होता है, स्टोनिक एज। पाषाण काल के 3 भाग बनते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर, जब पत्थर का युग था। तो पाषाण काल के कौन से? निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या जाएगा? निम्न पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। ये प्रागैतिहासिक काल के पहले युग। प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? जैसे इतिहास और प्रागैतिहास में ये अंतर होता है। ऐसा इतिहास जहां से मानव के क्रियाकलापों की अलिखित जानकारी मिलती है उसको प्रागैतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और इतिहास किसे कहते हैं? जहां से मानव के इतिहास की लिखित जानकारी मिलती है और वो लिखावट हमने पढ़ी है उसको इतिहास कहते हैं। तो भारतीय इतिहास जो स्टार्ट होता है ये वैदिक काल से होता है, जिसमें वेदों की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सन 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। यह सत्याग्रह की मांग के लिए था। ये किसकी मांग के लिए थे? राजस्व वसूली में छूट। जो लगान लगता था गांधी जी उसमें छूट चाहते थे। देखना, सन 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, चंपारण। और फिर 1918 में 2 थे। 1918 में 2, दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद ये मिल मालिकों के विरुद्ध था। और एक था तीसरा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा ये किसानों के सहयोग में चला गया था कि अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे। और विट्ठल भाई पटेल इसमें सहयोगी भी रहे हैं। और एक इसमें इंदुलाल याग्निक उनके सहयोगी रहे हैं। गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? इंदुलाल याग्निक और विट्ठल भाई पटेल इनके सहयोगी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या होगा? दोमट मिट्टी। दोमट।
एलुवियल सोयल, एलुवियल, UIVL, एलुवियल सोयल, ये से संबंधित है। और इसी का नाम क्या है? बांगर। और इसी का नाम क्या है? खादर। ये इसी के नाम है, किसके? उत्तरी मैदान में जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, दोमट मिट्टी, बांगर मिट्टी, ये जलोढ़ के होते हैं भाग। नंबर 8, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील लंबी यात्रा थी। गांधी जी ने कब ये शुरू की थी? 12 मार्च सन 1930 को। और ये डांडी गांव में कब पहुंचे थे? 5 और 6 अप्रैल 1930 में। यहाँ पर डांडी एक गांव पड़ता है, जिले का नाम है मोहसाना। गुजरात का एक जिला है मोहसाना या नौसारी। इस जिले में गांव था डांडी। ये डांडी जो गांव था, ये कोस्टल पड़ता था, तट पर आता था ये गांव। तो यहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 241 मील लंबी यात्रा थी। साबरमती आश्रम से डांडी तक पहुंचे थे, डांडी मार्च। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है? देखना, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंतर्गत यह था कि 1774 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। उस टाइम पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक ही बात थी ये सब। 1774 में कहां पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में। और कलकत्ता में उसका नाम क्या था स्थल का? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की जो स्थापना की थी विलियम जोन्स ने की थी, इसी को न्यायालय के रूप में परिवर्तित किया गया था। और इस समय इस न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिसा इम्पे। कौन थे? एलिसा इम्पे, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य कौन थे? एक थे हाइड और सेकंड थे लिमेस्टर, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। नंबर 3 कौन थे? चैम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने थे? 4 न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 10, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? देखना, रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहते थे, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, ये कब लागू किया गया? सन 1919 में। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस कानून का नाम क्या था? काला कानून। ना, पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोलेट एक्ट, कि रोलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। तो रोलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या था? काला कानून। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, किसी भी व्यक्ति को, भारतीय को शक के आधार पर अगर वो संदिग्ध अवस्था में, तो उसको गिरफ्तार करके फांसी तक देने का इस कानून में प्रावधान था। इसी के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक यात्रा निकाली थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि बैन लगा दिया था पंजाब और मुंबई जाने पर। फिर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल ने विरोध किया और बाद में फाइनली 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1919। नंबर 11, महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखना, महेंद्रगिरी कहां पर आएगा? पूर्वी तट पर। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? पूर्वी तट की ये पहाड़ी होंगी, तो इसमें आ जाएगा पूर्वी घाट ना। पश्चिमी घाट की तो सह्याद्री की पहाड़ियां होती हैं, पूर्वी घाट जिसमें आंध्र प्रदेश उड़ीसा का क्षेत्र होगा, तो पूर्वी घाट में ये पहाड़ी स्थित होगी। नंबर 12, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? निर्वाचक, जो मतदाता सूची होती है उसको निर्वाचक नामावली इसका नाम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। मतदाता सूची में एक 61वां संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी? 18 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदाता की आयु की गई। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। निर्वाचक नामावली को किस नाम से जानते हैं? मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के नाम से। नंबर 13, निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल, रबी में कौन कौन सी आती है? गेहूं, चना, मक्का। गेहूं, चना, जौ। मक्का रबी की फसल नहीं है, ये किसकी? खरीफ की फसल है मक्का। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? मक्का नहीं है, मक्का खरीफ की फसल है, बाकी ये तीनों रबी की फसलें हैं। नंबर 14, निम्न में कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है, जहां से हम लोहे का निर्यात करते हैं? तो
तो लोहे का निर्यात कहां से होता है? गोवा से होता है। जो अरब देश होते हैं जैसे ईरान और इराक को हम निर्यात करते हैं, ये मार्मुगाओ कहां पर है? गोवा में है, ये गोवा में है। और विशाखापट्टनम का है? आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरन का है? तमिलनाडु में। कांडला का है? गुजरात में, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत निम्न में किस मंडल में स्थित है? देखना, जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसकी 5 लेयर होती हैं। जैसे हमारी क्या है? अर्थ के ऊपर 5 लेयर होंगी। कौन कौन सी? ये 5 लेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसको तो क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये हो जाएंगे 5 परत। तो समताप मंडल और मध्य मंडल के कुछ भाग को मिलाकर क्या बना गया? ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल अगर देखा जाए अपने में मंडल नहीं है, समताप मंडल का कुछ भाग और कुछ भाग किसका है? मध्य मंडल का। इनको मिलाकर बनाया गया कौन सा? ओजोन मंडल। O3 इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो ओजोन ये किस में आ जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को अवशोषित करती है। यूवी की फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट किरणें, हिंदी में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। ये किसके लिए? स्किन कैंसर के लिए, त्वचा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू को क्या हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, नेशनल इनकम। तो अंतिम वस्तुओं की बिक्री का दाम जोड़ा जाता है इसमें, कि किसी भी वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर समस्त अंतिम वस्तुओं और ये सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, समग्र योग को जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी। तो किसी वस्तु का अंतिम मूल्य से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए गेहूं का एक दाम होगा, गेहूं से हम क्या बनाएंगे? आटा, आटे से हम क्या बनाएंगे? बन, डबल रोटी, BUNN, बन, इससे रोटी बनती है। तो हम रोटी का दाम जोड़ेंगे कि एक रोटी कितने में बिकती है, ये अंतिम वस्तु है ना। जैसे पत्थर से हम क्या बनाते हैं? सीमेंट, तो सीमेंट का दाम जोड़ा जाएगा। जो वस्तु अंतिम रूप से होती है उसका दाम जोड़ते हैं, ये किसमें? जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? शुद्ध यानी कि इसको बोलेंगे हम GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, है ना। शुद्ध घरेलू उत्पाद GNP। अगर जीडीपी में से हम जीडीपी में से अगर हम ह्रास को माइनस करते हैं, ह्रास का मतलब डेप्रिसिएशन, जो हानि हुई है, टूट फूट हुई है, उसको अगर माइनस कर दें हम डी को, तो क्या बचेगा? ये GNP आ जाता है, GNP। तो जीडीपी माइनस ह्रास बराबर GNP। तो GNP में क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद में इसको हम क्या कहेंगे? GNP, ग्रोस नेट प्रोडक्शन। तो मूल्य ह्रास आ जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18, निम्न में किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? अचल संपत्ति क्या होती है? जो स्थिर रहती है, स्थिर संपत्ति हमारी स्थिर। जैसे हमारा घर होता है, जमीन, ये क्या आ जाएंगी? अचल संपत्ति, है ना। जैसे एक खेत हमारे क्या है? अचल संपत्ति। लेकिन खेत में पेड़ खड़े हुए हैं, फसल हमारी अचल। फसल को जब काटते हैं हम सचल संपत्ति। जिसको स्थानांतरित किया जाएगा सचल, और जिसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता अचल। तो स्थिर जो रहती है वो अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कच्चा माल, इसमें कच्चा माल शामिल नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा है? देखना, हमारे जीडीपी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और टर्सरी, है ना। प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? इसको बोलते हैं हम कृषि क्षेत्र, और दूसरे को हम बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, और तीसरे को हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा, सर्विस सेक्टर। तो हमारा इकोनॉमी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है, लेकिन जो सबसे अधिक लोग इंगेज, रोजगार पाते हैं, वो कृषि क्षेत्र में पाते हैं। तो क्या आ जाएगा? रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा है? प्राथमिक क्षेत्र का। और जीडीपी अगर सबसे अधिक जो हमारी इनकम होती है भारत में, वो तृतीय क्षेत्र से होती है। नंबर 20, इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो इसमें है ना, जैसे भंडारण, बैंकिंग, परिवहन, ये तो सेवाएं देते हैं सभी। मछली पकड़ना किसमें आएगा? मत्स्य पालन में। और मत्स्य पालन किसका भाग है? प्राथमिक क्षेत्र का। ये तो प्रथम क्षेत्र का भाग है। प्रथम क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं?
कृषि आएगी इसमें, और मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन का कार्य आएगा। इसमें क्या होती है, समस्त कृषि, कृषि क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि, और एक आ जाएगा इसमें मत्स्य, मत्स्य पालन, और एक आएगा इसमें पशुपालन, पशुपालन, और इसमें खनन का कार्य आ जाएगा, खान से निकालना कुछ भी चीजें। तो डी आंसर आ जाएगा। डी किसमें, तृतीय क्षेत्र में नहीं आता। तृतीय क्षेत्र में तो केवल सेवाएं आती हैं, जैसे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, गैस आपूर्ति, सुरक्षा, रक्षा, पुलिस प्रशासन, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, ये किस में आ जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में, टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा ने इसमें 6 महीने लगाए थे, 6 माह। ये उस टाइम के कैलियोग्राफर थे, और इन्होंने हर पेज पर अपना नाम लिखा है और हाथी की मोहर लगाई है। उस टाइम पर मोहर हमारी क्या थी, हाथी की मोहर थी, हाथी मोहर। और संविधान के अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने दादाजी का नाम लिखा है। अंतिम पेज पर तो दादाजी का नाम है, और सभी पेज पर अपना स्वयं का नाम लिखा है ना, स्वयं का नाम लिखा हुआ है। संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा। और इन्होंने किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में हमारा संविधान लिखा हुआ है। किस भाषा में, अंग्रेजी। और जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है, ये एक प्रोफेसर थे, एक डॉक्टर, ये क्या नाम इनका, मनोहर लाल भी इनके सहयोगी रहे, जिन्होंने ग्राफिक्स की थी। और एक होते जो अंग्रेजी इसमें हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो 3 प्रतियां छापी गई थी संविधान की, एक तो मैनुअल स्क्रिप्ट में थी हिंदी में, और एक तो मैनुअल स्क्रिप्ट में इंग्लिश में, इसका फिर अनुवाद हिंदी में किया गया, और एक और इंग्लिश में छापी गई। ये मशीन के द्वारा, टाइपिंग मशीन के द्वारा छापी गई थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? देखना, 103 जो संविधान संसद हुआ है, ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, एक सर्टिफिकेट बनता है जैसे ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। इसमें क्या व्यवस्था है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए संप्रदाय हैं या समुदाय हैं। जैसे जनरल का भी ये सर्टिफिकेट बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्थिक आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन किससे, आर्थिक आरक्षण से। जैसे संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 और 16 पड़ जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 में क्या है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उनको केंद्र, ये राज्य या केंद्र आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन। 23 जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? देखना, जो धारा 370 है या आर्टिकल नंबर 370, ये किससे संबंधित, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था ये 1956 में हुआ था। यहाँ पर कुछ चीजें लागू होंगी जो भारतीय संविधान की, अदरवाइज ये डिफरेंट ही होगा। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, फिर फाइनेंस का मामला है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर भारतीय कानून लागू होगा, और दूसरा एक वित्त का जो अधिकार है। इनके अलावा वहां के सब कानून अलग होते थे, लेकिन अब तो ये रिमूव कर दिया गया 370 जो आर्टिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो कौन सा निकाय होती है, निर्वाचन आयोग। आर्टिकल नंबर 324, 324 से और अनुच्छेद नंबर 329 तक ये सब प्रावधान क्या लिखे, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है कि निष्पक्ष और मुक्त इलेक्शन कराना। नंबर 25, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे, 395, 395। और अनुसूची कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी, 12। तो अनुच्छेद कितने, 395। हालांकि फिर बीच में इसमें एडजस्ट किए गए। वर्तमान में अगर स्थिति देखते हैं लगभग 468 या 470 के करीब है, 470। लेकिन अगर कहा जाए कि 470 में कौन सा है, कोई सा नहीं है। ये बीच में अनुच्छेद को एडजस्ट किया गया आर्टिकल्स को। जैसे मूल संविधान में 15 थे, आज की डेट में 15, 1, 2, 3, 4 इसके 4 भाग होते हैं। तो इन सबको अगर गिना जाए तो आर्टिकल नंबर 15 के 4 भाग हो जाएंगे। ऐसे 16 के भी 4 बनाए गए हैं। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395। नेक्स्ट देखते हैं, जो लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं उनमें कौन सा दोष होता है? बुढ़ापे में अक्सर लोग द्विफोक्सी, जो ये बायोफोकल लेंस होते हैं जिनमें 2 लेंस होंगे। समझिए जैसे चश्मा है तो चश्मे का जो लेंस होगा, नीचे का उत्तल भाग होता है और ऊपर का अवतल भाग होता है। ऊपर का भाग कौन सा हो जाएगा, अवतल, अवतल, और नीचे का उत्तल, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, उत्तल। उत्तल लेंस का इसको क्या बोलते हैं, द्विफोकल।
या ड्यूफोक्सी लेंस, ये जरा दूरदृष्टि दोष का प्रयोग होता है। जब ये रोग होगा आंखों में डिफेक्ट, तब इसका प्रयोग करते हैं। एक ही लेंस में 2 लेंस होते हैं लगे हुए चश्मे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? जो सोडियम जैसा गुण होगा, जैसे बहुत लाइट होता है हल्का, तो लिथियम के गुण कैसे होंगे? सोडियम के गुण जैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्न में किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? बिजली के बल्ब का तंतु ना टूटे इसके लिए तो आर्गन गैस का उसमें प्रयोग करते हैं, और एक उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। नंबर 29। निम्न में कौन एक पत्ती का भाग होता है ना? पत्ती कौन सी होती है? पिस्टल, स्टल, पेटियोल। पेटियोल एक पत्ती का भाग होता है, समझो जैसे नीम की पत्ती है, तो यहाँ पर पत्ती इस टाइप से बनती है कुछ, है ना? तो बीच में जो डंठल टाइप में होती है, जैसे हमने ये बना दी गई, ये क्या बनी? ये एक पत्ती बनी है, तो इसकी जो डंठल होगी इसको पेटियोल बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? पेटियोल। पेटियोल भाग कौन सा होगा? ये भाग, ये पेटियोल हो जाएगा, जिस पर ये पत्ती लगी हुई है, इसको डंठल बोलते हैं। ये भाग क्या होगा? पेटियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 एंड लास्ट। निम्न में कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ से होता है? एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ यानी कि एक सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, लिस्मेनिया जिसका नाम होगा। इससे कालाजार बुखार होता है। कालाजार क्या है? एक बुखार जिसमें बहुत ही तेज बुखार होता है, कि कालाजार का रोग होता है किससे? लिस्मेनिया से। तो ये आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैथ्स की भी तैयार करने वाले हैं, तो यूपी SSC का जो पेपर होगा यानी कि पेट का, इनसे काफी कुछ आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किया, और जो साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं, आप उनको नोट करते जाइए और याद कीजिए जितना आप हो सकता है। देखिए, तो ये मैं आशा करता हूं आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। आप सभी लोगों का साथ हमारे उसमें साथ, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये मैं आशा करता हूं ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहे, ऐसे ही रेस्पॉन्स आता रहे। ओके, थैंक यू।